हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एल्केमिस्ट केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था और आज हमारा उसी में 5th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। जो सॉल्यूशन होता है वो दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है और जो वो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सोल्यूट और सोलवेंट। अब हमें पता होना चाहिए कि सोल्यूट और सोलवेंट टर्म का मतलब क्या है। तो जो सोल्यूट होता है वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी सोलवेंट के अंदर डिजोल्व होता है यो या फिर हम बोलें कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सोल्यूट। जैसे हमने कोई भी सॉल्यूशन बनाया शुगर और वाटर का, तो शुगर क्या होती है, कम अमाउंट में ली जाती है और जबकि वाटर जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में हम लेते हैं। तो जो कम अमाउंट में हमने लिया है शुगर, उसको हम बोलेंगे सोल्यूट और जबकि वाटर को हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सोलवेंट होता है वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, या फिर हम कहें ये क्या होता है, एक डिजोल्विंग मीडियम होता है, डिजोल्विंग मीडियम जिसमें सोल्यूट को डिजोल्व किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद जो ये सोल्यूट होता है ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसको मेज़र करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का। तो हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमें ये बताने के लिए कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है कि किसी भी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हमारे पास 4-5 तरीके होते हैं। सबसे पहले जिसमें हम लेते हैं मास परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड आता है हमारा मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड होता है हमारा मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इन सब की हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। ठीक है, और जो फोर्थ है वो हमारा मोल फ्रैक्शन, और जो लास्ट है फिफ्थ, उसको हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इन 5 टर्म्स की हेल्प से हम किसी भी सोल्यूट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो बता सकते हैं, या यूँ कहें हम सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। तो चलिए इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, अगर हम किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालें किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको हम निकालते हैं उस कंपोनेंट के मास को पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पे। देखिए मास परसेंटेज क्या होता है, mass of the component पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, और दोनों का क्या है, वेट है। अगर मास माने, इस कंपोनेंट का मास माने मास ऑफ ए, उसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू ए से, और मास ऑफ बी को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू बी से। ठीक है, तो हमें निकालना है मास कंपोनेंट ऑफ ए या फिर मास परसेंटेज ऑफ ए। अगर मास परसेंटेज निकालें हम ए का, तो हम कैसे निकालेंगे, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, और जो ये होता है ये इसके साथ इंटू में करेंगे 100, क्योंकि ये क्या है, पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है हमारा मास परसेंटेज, जिसको हम शो करते हैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू में। ठीक है, इस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते, बहुत इजी होता है ये समझने के लिए, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल की हेल्प से अगर देखें तो देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि एक सॉल्यूशन बनता है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग
2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A in 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें निकालना है कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ए। बिल्कुल इजी है, हमारे पास मास प्रेजेंट है ए का, तो डब्ल्यू ए कितना है 2 ग्राम, और डब्ल्यू बी वाटर का कितना है 18 ग्राम। हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ ए, तो क्या करेंगे डब्ल्यू ए ओवर डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। तो देखिए 2 प्लस 18 इंटू 100 क्या आएगा हमारा 2/20 इंटू 100। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 10% आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मास परसेंटेज पे। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं सोल्यूट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में होती है जो सॉल्यूशन। तो इसके अगर हम यूनिट देखें तो मोल्स की क्या होती है मोल, और लीटर की लीटर। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा मोल पर लीटर। इस तरह से इसकी यूनिट होती है, या फिर हम इसको कैपिटल एम से बोल सकते हैं मोलैरिटी। अगर वॉल्यूम हमें दी गई है सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मिलीलीटर में, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो 1 लीटर होता है वो इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के और 1000 मिलीलीटर के। ठीक है, तो इस पे देखिए क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी 2.46 ग्राम ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व हुआ है, डिसॉल्व्ड इन वाटर and solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask। तो हमें मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी तो बिल्कुल इजी है, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमें NaOH का मास प्रेजेंट है और है हमारे पास वॉल्यूम। तो हमें क्या निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम मास ऑफ कंपोनेंट, जो भी हमारे पास गिवन है NaOH का मास ओवर मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, जैसे NaOH है तो उसका मोलिकुलर मास। तो मास ऑफ कंपोनेंट हमारे पास कितना है 2.46, और अब हमें निकालना है मोलिकुलर मास। तो सोडियम का कितना होता है NaOH का अगर हम निकालें तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो देखिए कितना हुआ 40। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 40 से, और हमारे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। इसको डिवाइड करने से कुछ 0.0615 आएगा, ये हमारे क्या है मोल्स। हमारे पास मोल्स आ गए और हमारे पास वॉल्यूम है ही, तो हमें क्या निकालना है मोलैरिटी। इजी है बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स कितने 0.0615, और वॉल्यूम क्या है हमारी 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम करेंगे कन्वर्ट लीटर में, डिवाइडेड बाय 1000। 0.0615 इंटू 10, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0.615 मोलैरिटी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मोलैरिटी पे। एक और देखिए, तो देखिए हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्या है,
A solution is prepared by 18.25 gram of NaOH in distilled water to give 200 ml of solution। और हमें क्या बताना है, मोलैरिटी बतानी है सॉल्यूशन की। तो हमारे पास क्या है, सोल्यूट का मास प्रेजेंट है NaOH का, और हमें क्या निकालना है पहले, नंबर ऑफ मोल्स। तो जो मोलैरिटी होती है वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, हमारे पास मास होना चाहिए, मास हमारे पास कितना है 18.25। अब हमें निकालना है NaOH का मोलिकुलर मास। तो 23 Na का, सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, लास्ट में भी हमने निकाला था 40 डिवाइडेड बाय 40, ये हमारे आ जाएंगे मोल्स। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास 200 ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ गई वॉल्यूम। अब मोलैरिटी निकालना है, तो कुछ नहीं करना, सीधे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे 18.25 ओवर 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 200 ओवर 1000। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो भी हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मोलैरिटी होगी सॉल्यूशन की। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.28 मोलैरिटी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी डिजोल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसमें क्या प्रेजेंट है, वॉल्यूम है और मोलैरिटी है। हमें क्या बताने हैं, इसका मास बताना है कि Na2CO3 का कितना मास हमें दिया गया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, डिवाइड करेंगे 1000 से 1/10, ये हमारी होगी वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.15, और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और ये हमारा 0.15। तो वॉल्यूम तो हमें पता है, अब निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास। तो जो वॉल्यूम है उसको उधर भेज देंगे हम, वॉल्यूम कितनी थी 1/10, तो उधर जाके क्या जाएगी, डिवाइड में चल जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पे थी 1/10, ऊपर जाएगी तो ऊपर 10 जाएगा और इधर जाएगी तो डिवाइड में। अब हमें मास निकालना है सोल्यूट का, तो ये यूं का यूं रहेगा इधर, और मोलिकुलर मास को ले जाएंगे उधर मल्टीप्लाई में। तो मोलिकुलर मास देखें अगर हम Na2CO3 का, तो सोडियम का कितना होता है 23 ट्वाइस प्लस कार्बन 12 प्लस थ्राइस 16 ऑक्सीजन। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 46 प्लस 12 प्लस 48 जो कि 106 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट, और वहाँ है अपना 0.15 ओवर 10। जो मोलिकुलर मास है 106, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में इंटू 106। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.59 ग्राम। ये क्या है हमारा मास ऑफ सोल्यूट, और हमसे पूछा क्या गया था, यही तो पूछा गया था कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3, तो 1.59 ग्राम हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास एक सैंपल है NaNO3 जिसका वेट है 0.38 ग्राम, इज प्लेस्ड इन ए 250 ml फ्लास्क। तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम है अपनी ये, और ये हमारा हो गया मास। तो देखिए वॉल्यूम अगर हम देखें 250 ml, उसको हम किस में काउंट करेंगे, कन्वर्ट लीटर में, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से। अब हमें क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए क्या है, मास तो हमारे पास 0.38 है, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए हमें, मोलिकुलर मास NaNO3 का। तो सोडियम का कितना होता है 23 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का थ्राइस 16, यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस 14 प्लस 23, तो ये किसके इक्वल होगा हमारा 85। इसको हम डिवाइड कर देंगे 85 से, हमारे क्या आ जाएंगे मोल्स। अब तो बिल्कुल ईजी है, मोलैरिटी निकालनी है, तो मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम नीचे लेके आएंगे 250 ओवर 1000, 0.38
ओवर 85 इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 250। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वो हमारा होगा आंसर, और इसको सोल्व करने से करीब 0.018 मोलैरिटी, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन बनता है इस पे मोलैरिटी इक्वेशन पे। जो मोलैरिटी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसमें हमारे पास क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी। हमारे पास हो सकता है कि M2V2 हो और इसमें V1 हो, और हमें पूछा हो M1 की वैल्यू, तो हमें कुछ नहीं करना, सीधी वैल्यू पुट करनी है और निकाल देना है। या फिर हो सकता है कि V2 की वैल्यू ना हो और बाकी सब हो, तो हमसे पूछ ले कि V2 क्या है। तो देखिए ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास M1 की वैल्यू है 0.015 और M2 की वैल्यू है 5.25 इंटू 10⁻³ और V2 है हमारा 250 ml। तो इसमें हमें बताना है V1। तो सिंपल है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 0.015 इंटू V1 इज इक्वल टू 5.25 इंटू 10⁻³ इंटू 250 ml। तो V1 इधर रहेगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा इंटू 250 ओवर 0.015। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, V1 की वैल्यू आ जाएगी, सोल्व करने से इसका कुछ 87.5 ml, ये आंसर आएगा। ml में आएगा क्योंकि इस बार हमने वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved पर 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। ठीक है, तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। जो स्मॉल m होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। वेट ऑफ सोलवेंट। यहाँ पे एक बात आती है, देखिए जो मोलैरिटी होती है उसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होती है, जबकि मोलैलिटी में क्या होता है, मास ऑफ सोलवेंट या फिर वेट ऑफ सोलवेंट। ये जो मोलैरिटी और मोलैलिटी होती है ये कभी भी इक्वल नहीं होती। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो जो मोलैलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छे तरह से एक्सप्रेस करती है कॉन्सेंट्रेशन को, जबकि मोलैरिटी इतने अच्छे से नहीं कर पाती। क्योंकि जो मोलैरिटी होती है उसकी एक डिसएडवांटेज है, वो चेंज करती है टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो जो मोलैरिटी होती है वो चेंज होगा, क्योंकि उसमें क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है, और जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मूव करते हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। इसलिए जो मोलैरिटी होती है इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, वेट ऑफ सोलवेंट, इसलिए ये ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए अगर हमारे पास क्या है 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 डिजोल्व किया गया है, डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, और जो कंडीशन है वो क्या है कि जो डेंसिटी है वो कितनी है, 1 ग्राम पर ml ये है। तो हमें क्या बताना है, मोलैलिटी बतानी है। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे मास क्या है हमारे पास 20.7 ग्राम। अब हमें निकालने हैं मोल्स। तो मोल्स के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए जो हमारा है 20.7, और हमें चाहिए मोलिकुलर मास। तो देखिए जो पोटेशियम होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 39 इंटू ट्वाइस, क्योंकि 2 बार है, प्लस क्या है C, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16। तो इसको सोल्व करने से हमारा जो मोलर मास है वो आएगा 138। ठीक है, तो मोल्स कितने होंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 138 से, और इसको डिवाइड करने से आएंगे हमारे 0.15 मोल्स। ये हो गए हमारे मोल्स। अब हमें निकालना है मोलैलिटी, जो कि सिंपल है, मोल्स कितना है 0.15, और वॉल्यूम क्या है, सॉरी वेट क्या है सोलवेंट का 500 ml दे रखा है, ये क्या है वॉल्यूम। जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है तो मास निकालना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि मास क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जब हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे 500 ml इंटू 1 ग्राम पर ml,
तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा 500 ग्राम, ये हमारा आ जाएगा मास। इसको इससे डिवाइड कर देंगे और आंसर जो होगा, जो भी आंसर होगा वो क्या होगा हमारा मोलैलिटी। ठीक है, सॉरी इसमें यहाँ पे 500 नहीं होगा क्योंकि ये क्या मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन का है। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, सोल्यूट का मास। सोल्यूट का मास हमारे पास कितना है 20.7 ग्राम। जो हमारा सोलवेंट का मास आएगा वो कितना होगा 79.3, इस तरह से। और इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000। तो 0.15 ओवर 479 इंटू क्या करेंगे 1000, 0.313, ये हमारा होगा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, डिजोल्व इन 30 ग्राम ऑफ वाटर। और हमें क्या निकालना है मोलैलिटी। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मोल्स। मोल्स क्या होता है मास बाय मोलर मास। तो कार्बन कितना होता है 12 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा 180। ठीक है, डिवाइडेड बाय 180 कर देंगे तो हमारे मोल्स आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या गिवन है मास ऑफ वाटर, मास ऑफ H2O जो कितना है 30। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे लीटर में, ये ग्राम में है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे 1000 से, ये हो जाएगा हमारा केजी में। तो मोलैरिटी क्या होगी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट। 2.86 180, इसको ऊपर ले जाएंगे ओवर 30। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.522 मोलैरिटी। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मोलैरिटी पे। अगर एक और क्वेश्चंस पे हम देखें कि हमारे पास 10% है मास परसेंटेज में हमें दे रखा है। ठीक है, 10% क्या है, ये सॉल्यूशन है किसी भी ग्लूकोज का। ठीक है, ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। और क्या दे रखा है हमें डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की जो कि है 1.20 ग्राम पर ml। ठीक है, और हमें क्या बताना है मोलैलिटी। तो सिंपल है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो ये 10% ये दे रखा है ये क्या है, इसका मतलब क्या है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जो ये ग्लूकोज है ये 10 ग्राम है कितने में 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अभी अभी हम मास परसेंटेज करके आए हैं क्योंकि जो कंपोनेंट होता है उसके ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो वाटर का मास है वो कितना होगा, मास ऑफ वाटर टोटल कितना है 100 माइनस उसमें से ग्लूकोज का माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो वाटर का। तो 90 ग्राम किसका होगा मास वाटर का। अब हमें निकालने हैं मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, ग्लूकोज का हमारे पास क्या है मास प्रेजेंट है और हमें निकालना है उसका मोलिकुलर मास। लास्ट में ही हमने निकाला था तो उसका मोलिकुलर मास कितना है 180। ये हो गए हमारे मोल्स। अब तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, मोलैलिटी का क्या होता है मोल्स ओवर मास ऑफ सोलवेंट। तो मास कितना है 90 ग्राम, उसको कन्वर्ट करेंगे हम केजी में, डिवाइड करेंगे 1000 से। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं 180 इंटू 1000 ओवर 90, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.618 मोलैलिटी। ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है एक कंपोनेंट के मोल्स का किसके साथ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। बोल सकते हैं हम इसको कि क्या होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट to the total number of moles of solution। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी दो कंपोनेंट है, एक है ए और दूसरा है बी। तो जो ए है
इसका हम अगर मोल फ्रैक्शन निकालें तो मान लें जो ए के नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको हम डिनोट करते हैं एन ए से और बी के नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं एन बी से। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ए का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जिसको हम डिनोट करेंगे एक्स ए से। वो कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय जो कंप्लीट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ए के और बी के, इस तरह से निकाल देंगे हम ए का। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी लेने पड़ेंगे ऊपर और नीचे पूरे सॉल्यूशन के मोल्स। इस तरह से हम निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, एक इक्वेशन बनती है, अगर हम सम करें सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी का हम सम करें तो क्या होता है एन ए ओवर एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। जब इसको हम सम करते हैं तो यहाँ ऊपर भी एन ए प्लस एन बी आता है और ये हमारा ए 1 के इक्वल हो जाता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से इक्वेशन बनती है एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी या फिर एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 60 ग्राम है, हमारे पास क्वेश्चन है कि 60 ग्राम ऑफ CH3OH जिसको हम बोलते हैं मिथेनॉल, उसको अगर हम ऐड करें 120 ग्राम ऑफ वाटर में तो हमें मोल फ्रैक्शन बताना है मिथेनॉल और वाटर का। तो देखिए हमारे पास क्या है, मास प्रेजेंट है मिथेनॉल का और अब हमें निकालने मोल्स। मोल्स कितने हैं मिथेनॉल के, CH3OH। तो मास हमारे पास है 60, मोलिकुलर मास हम निकाल लेंगे कार्बन का 12, 3 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। इसको हम 32 से डिवाइड करेंगे तो हमारे आ जाएंगे मोल्स 1.875। ये हमारे मोल्स हो गए मिथेनॉल के। इसी तरह से अगर हम मोल्स निकालें वाटर के, मोल्स ऑफ वाटर, तो उसके लिए भी हमें क्या मास गिवन है 120 और वाटर का अगर हम निकालें 2 प्लस 16 120 ओवर 18। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे मोल्स आएंगे 6.667। ये हो गए हमारे वाटर के मोल्स। तो टोटल मोल्स कितने हैं हमारे 1.875 और 6.667 को ऐड करेंगे तो हमारे टोटल मोल्स आ जाएंगे 8.542। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालें CH3 का, मोल फ्रैक्शन CH3OH मिथेनॉल का हम निकालें तो मिथेनॉल के मोल्स कितने हैं 1.875 डिवाइडेड बाय टोटल। इसको सोल्व करने से हमारे आ जाएंगे मोल्स ऑफ मिथेनॉल। उसी तरह से अगर हम निकालें H2O का मोल फ्रैक्शन तो H2O के मोल्स हैं 6.667 डिवाइडेड बाय टोटल। इसको सोल्व करने से हमारे क्या जाएंगे वाटर के मोल्स। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं मोल फ्रैक्शन पे। अब एक मेजर टॉपिक है नॉर्मेलिटी। जो नॉर्मेलिटी होती है ये क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब हमें पता होना चाहिए कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो इक्वल होता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ, शॉर्ट में अगर हम बात करें इक्विवेलेंट, ये इक्वल होता है मास गिवन कंपोनेंट का डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जो कंपोनेंट हमारे पास गिवन है या जो फिर कंपाउंड हमारे पास है उसके इक्विवेलेंट वेट का। अब बात आती है इक्विवेलेंट वेट पे कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो हम निकालते हैं मोलिक्यूलर वेट, जो भी हमारा मोलिक्यूल गिवन है उसके मोलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब पता होना चाहिए कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, अगर हम एसिड्स की बात करें तो जैसे अगर हम बात करें H2SO4 की, इसमें क्या है वैलेंसी फैक्टर। अगर वैलेंसी फैक्टर को हम डिनोट करें X से तो X क्या होता है बेसिसिटी,
और जो बेसिसिटी होती है वो हम सब जानते हैं, जब भी हम किसी एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है H पॉजिटिव डोनेट करने की, H पॉजिटिव डोनेशन की, उसको हम बोलते हैं उसकी बेसिसिटी। तो इसमें अगर इसको हम वाटर में डिसोल्व करें तो ये हमें कितने H पॉजिटिव देगा? 2। और यही हमारा है क्या है? X, जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर इस पे डिपेंड करता है हमारा इक्विवेलेंट वेट। अगर हम H2SO4 का निकालें इक्विवेलेंट वेट, तो इसका क्या होगा? मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या है हमारा? 2, और मोलिकुलर वेट क्या है? अगर हम काउंट करें 2 हाइड्रोजन के प्लस सल्फर कितना होता है? 32, प्लस ऑक्सीजन के 4 कंपोनेंट है तो 64। इसको काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 68 इज इक्वल टू 34। ये हमारा क्या है? इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? अब देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कि 31.5 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या है? हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड इन 1250 ml सॉल्यूशन। इसमें अगर हम इसको डिसोल्व करने हैं तो हमें निकालना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जो क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? अब इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम निकालें तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? मास, जो कि कितना है? 31.5 गिवन है। और इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए? इक्विवेलेंट वेट। तो अगर हम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो जो ऑक्सैलिक एसिड है कितने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है? 2। और अगर इसका हम मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 2, कार्बन के 12 × 2, प्लस ऑक्सीजन के 16 × 4 करेंगे 64, प्लस वाटर का कितना होता है? 18 × 2 36। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? हमारा आएगा 126, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 63। ये क्या है? हमारा इक्विवेलेंट वेट है ऑक्सैलिक एसिड का। तो इक्विवेलेंट वेट को पुट कर देंगे 63, और इससे जो हमारा आएगा वो होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नॉर्मेलिटी क्या है? 31.5 ओवर ग्राम इक्विवेलेंट, ये है, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइस में है तो उसको हम ऊपर लेके जाएंगे। सबसे पहले 1250 को हम कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, ठीक है? तो इसको हम, ये अपोजिट हो जाएगा 1000 ओवर 1250। इसको सोल्व करने से हमारा आएगा 0.4 नॉर्मेलिटी। इस तरह से क्वेश्चंस निकलते हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है इसमें? हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हमें इक्विवेलेंट वेट का पता होना चाहिए, और जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो होता है मोलिकुलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर वो होता है, अगर हम एसिड्स की बात करें तो एसिड कितने H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, वो होता है वैलेंसी फैक्टर। और अगर बेस की बात करें तो वो OH नेगेटिव कितने डोनेट कर सकता है, उसको हम बोलेंगे वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? तो आज हमने किए कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंटेज, मोलैरिटी। इन सब में से जो मेजर टॉपिक है जिन पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो है मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। इन तीनों पे न्यूमेरिकल जरूर बनता है, ठीक है? आज के लिए इतना इनफ है। कल हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।